Hello everyone, welcome to all of you in this 68 BPSC Mains Crash Course. I hope that आप सभी को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, आपके काफी काम के आ रहे होंगे. तो आज again I have come with a new lecture which is going to discuss a very important topic related to your international relations. लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, बट यू नो दैट दिस इवेंट इज ग्रोइंग डे बाय डे और इसीलिए इसका रेलेवेंस जो है वो खत्म नहीं हुआ है. एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी इस साल पूछा जा सकता है. सो दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस टॉपिक इन अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ डिटेल बिकॉज ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है. तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग बात क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द इंडिया रशिया रिलेशन, कि इंडिया रशिया रिलेशन किस तरीके से हिस्टोरिकली इवॉल्व किया है और आज क्या करंट स्टेट है इंडिया रशिया के रिलेशन का. और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूएस रशिया के रिलेशन का, कि किस तरीके से यूएस रशिया रिलेशन जो कोल्ड वॉर के समय था उसी बढ़ते कोल्ड वॉर के बाद किस तरीके से यूएस रशिया रिलेशन इवॉल्व किया है, सो दैट आज ये जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है वो किस तरीके से कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ही वापस से आना हुआ. तो यूएस रशिया के रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूक्रेन का क्राइसिस पढ़ेंगे और फाइनली हम लोग थर्ड सेक्शन में पढ़ेंगे यूक्रेन और इंडिया का कनेक्शन क्या है और इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है रशिया और यूक्रेन के वॉर को रोकने के लिए. सो इसलिए थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, बट आई एम गोइंग टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस होल इशू बिकॉज यू हैव टू हैव दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इन योर आंसर, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन विच एवरीवन इज गोइंग टू प्रिपेयर. दिस इज द question which every examiner might be looking for some great points, and that's why you cannot commit any kind of mistake in this particular question, and that's why your answer should be very intellectual, it should be very specific, it should be very much aware, and that's why ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा होगा, but I can assure you that once you go through this lecture, once you go through these notes, your answer will be the best answer among your fellow competitors. ठीक है? So without wasting the time, let us start India, Russia, Ukraine relations. So first of all हम लोग बात करते हैं इंडिया रशिया का रिलेशंस के बारे में, because इंडिया रशिया का रिलेशन is been the most important relation ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. तो इसीलिए आपको सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू इंडिया रशिया रिलेशन, तो आपके पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि कैसे आप इंडिया रशिया के रिलेशन को बेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, सो दैट द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स दैट यस यू हैव स्टार्टेड विद अ गुड नोट, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो जब तक आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, सो द एग्जामिनर वहीं पे आपके आंसर में इंटरेस्ट छोड़ देता है. इसीलिए इंट्रोडक्शन पे आपको काफी ज्यादा अच्छा होना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई हमने आपको ऑलरेडी एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिससे आप कल को कभी भी इंडिया रशिया का क्वेश्चन आए आप इससे स्टार्ट कर सकते हो. तो इसमें देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक स्टेटमेंट है, इसको आप यूज कर सकते हो. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है? इंडिया रशिया फ्रेंडशिप हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम, कि समय का जो होता है ना, कि समय के साथ आप भरोसा जीतते हो. हर एक समय में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है, मुश्किल से मुश्किल समय में रशिया ने हमें सपोर्ट किया है. इसीलिए आवर प्राइम मिनिस्टर सेज दैट इंडिया रशिया फ्रेंडशिप हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम. Then he also says that every child in India knows that Russia is our best friend, and you know that always हम लोग जब बड़े हुए हैं तो हम लोग तो हमेशा से यही देखते आ रहे हैं कि भाई साहब रशिया इज आवर वेरी ग्रेट फ्रेंड. ठीक है, यूएस और इंडिया का रिलेशन तो आज काफी नया रिलेशन है एज कंपेयर टू रशिया. ठीक है, सो इसीलिए अभी भी जो आज का मिलेनियल है, जो अभी आज का जनरेशन है, स्टिल दे नो दैट रशिया इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया बिकॉज रशिया हैज और रशिया इंडिया रिलेशन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम. सो ये आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन कम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यू कैन से दैट द स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ रशिया इज अ की पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक अहम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू हैव अ गुड रिलेशन विथ रशिया. ठीक है, सो ऐसे आप इंट्रोड्यूस
कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया रशिया रिलेशन आपका इवॉल्व किया है। बिकॉज आप अब ये सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे, जब इंडिया रशिया का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका होगा इंट्रोडक्शन, देन यू विल जंप ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ एंड यू विल ट्राई टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट हाउ द सर्कमस्टांसेस, हाउ द हिस्टोरिकली दिस पर्टिकुलर टू कंट्रीज हैव इवॉल्व देयर रिलेशनशिप। तो इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस में। सो वी टॉक अबाउट द फेज वन, दैट इज फ्रॉम 1950 टू 1970। अब 1950 और 1970 में बेसिकली आपको पता है उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, और नेहरू के लिए एक थोड़ा ना थोड़ा प्यार था रशिया की तरफ, बिकॉज नेहरू सोशलिज्म और इन आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इसीलिए यह ऑब्वियस था कि इंडिया विल बी क्लोजली और नॉट क्लोजली बट इंडिया विल बी इन जनरल अलाइन टू द रशिया, but still India was following the policy of non-alignment, and that's why India never joined any kind of bloc, and that's why India remained neutral. But despite this, India का रिलेशन रशिया के साथ इस समय काफी ज्यादा अच्छा था, बट इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ भी उतना ज्यादा खराब नहीं था, इट वॉज गुड। हमने लास्ट क्लास में बात किया था और हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि किस तरीके से इंडिया यूएस का रिलेशन इवॉल्व किया है, और हमने बात किया था उस पर्टिकुलर क्लास में। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आई गेस इंडिया यूएस वाला जो क्रैश कोर्स में आपका वीडियो है वहां पे आप जाके देखना कि हमने बात किया था इंडिया यूएस रिलेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में कि किस तरीके से 1970 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। बिकॉज यहां पे आपको पता है चाइना रशिया की लड़ाई हो चुकी थी, सीनो सोवियत स्प्लिट इसी को कहते हैं, दोनों का बॉर्डर क्लैश हुआ था 1969 में, और इसी के बाद किस तरीके से यूएस ने चाइना को अप्रोच किया कि किस तरीके से चाइना को हम लोग अपने तरफ ले आए सो दैट वी कैन कंटेन रशिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर। और इसीलिए आपको पता है किसिंजर ने विजिट भी किया चाइना, और ये पूरे टॉक को मेडिएट किसने किया था, यूएस चाइना का जो टॉक था उसको मेडिएट किसने किया था, पाकिस्तान। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात करते हैं कि एक नया जियोपॉलिटिकल एक्सिस इमर्ज किया था, जो चाइना रशिया का एक अच्छा फ्रेंड था ड्यूरिंग द 1950s 1960s, वो आज चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। 1962 में इंडो चाइना वॉर हो चुका था, 1971 में हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश वाला वॉर चल रहा था, और उसमें आपको पता है कि यूएस ने पाकिस्तान के लिए एक हमारे पास नेवल फोर्सेस भी भेजे थे। उस कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने अपने नेवल फोर्स को भेज के यूएस को काउंटर किया। तो ये जो आपका 1970 के बाद हमारा जो रशिया के साथ रिलेशन जो ऑलरेडी अच्छा था, एक नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप हमारा इमर्ज कर जाता है। So that is what we will talk about the phase 2, that is ties were elevated due to the strategic convergences. 1962 Indo-China war, ठीक है, तो इंडिया का रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गया। सीनो सोवियत स्प्लिट एंड चाइना यूएस बॉनहोमी का मतलब फ्रेंडशिप इन अ पाकिस्तान मेडिएटेड टॉक्स, ये हमने ऑलरेडी बात कर चुका है। एंड 1971 में इंडिया ने रशिया के साथ ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था कि कितना बड़ा ये ब्रेक थ्रू था फ्रॉम द नेहरूवियंस आइडियलिज्म ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो इन कॉन्टेक्स्ट में 1970 से लेके 91 तक रिलेशंस वर एलिवेटेड ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस। देन फेज 3 की बात करें अगर हम लोग 1991 से 2014 के बीच में, अब यहां पे आपको पता है कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा चुनौती आ चुका था, बिकॉज हमसे हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र यूएसएसआर अब कोलैप्स कर चुका था, एंड द वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज फ्रॉम बाइपोलर टू ए यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर वेयर अमेरिकन हेजेमनी वाज एस्टैब्लिश्ड। और यहां पे इंडिया को कंपल्सरीली अपने एक टाइज को एक्सपैंड करना था, और साथ ही साथ इंडिया यहां पे आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहा था, और उसके बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, साथ ही साथ अमेरिकन हेजेमनी आ चुका था। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को अपना फॉरेन पॉलिसी जो है वो रिकैलिब्रेट करना पड़ा, और उस रिकैलिब्रेशन का सबसे अहम हिस्सा क्या था, हमारा रिलेशनशिप वेस्ट के साथ अब बढ़ना स्टार्ट किया, स्पेशली वी स्टार्टेड टू अप्रोच यूएस। ठीक है, so setback after the collapse of USSR, India's relations with the West improved, but still India's distrust of the West and especially US led it to have a good relation with Russia. आपको पता है कि ऑल्दो ठीक है USSR कोलैप्स हो गया, इंडिया रशिया का रिलेशन सेटबैक हुआ, बट स्टिल इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन बढ़ा, बट स्टिल इंडिया बिकॉज रशिया हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम, उसने हमारा बहुत मदद किया है कोल्ड वॉर के समय, डिफेंस हो गया,
जब आपको पाकिस्तान को यूएस F-16 प्रोवाइड कर रहा था, उस समय हमारे पास रशिया हमें डिफेंस सप्लाई कर रहा था। रशिया ने हमारे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया था। रशिया ने हमारे यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मुद्दों पर वीटो किया था। तो रशिया एक क्रेडिबल पार्टनर है हमारा, बिकॉज उसने हमें डायरेक्टली बहुत प्लेटफॉर्म्स पे हेल्प प्रोवाइड किया है। सो ऑल्दो 1991 के बाद रिलेशन थोड़ा सेटबैक किया, हमारा रिलेशन विद वेस्ट इंप्रूव हुआ, बट दैट डज नॉट मीन कि वी फॉरगेट रशिया। रशिया हमारे अभी भी एक ट्रस्टेड पार्टनर था, एंड दैट्स व्हाई इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में अभी भी एक अहम रोल था कि वी हैव टू हैव अ गुड रिलेशन विद रशिया। Although our relationship with West is improving, or it has to improve, but that does not mean कि our friendship with Russia will suffer. So इसीलिए इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन सेटबैक हुआ, but still it continued. और आप देख सकते हो जब से पुतिन पावर में आए हैं, 1999 में आपको पुतिन पावर में आए थे, और 1999 के बाद रशिया एक अलग पोस्चर की तरफ बढ़ा। बिकॉज पुतिन का जो पूरा, जैसे पुतिन का अगर मैं लीडरशिप एक्सप्लेन करूं, सो पुतिन इज अगेन दैट कैरिज्मेटिक हाईली नेशनलिस्टिक लीडर। और पुतिन के लिए सबसे बड़ा सदमा क्या था? सोवियत यूनियन का कोलैप्स करना। इसलिए पुतिन जब आए थे तो उनका ऑब्जेक्टिव ही था कि रशिया जो एक सुपर पावर रह चुका है, इसके इमेज को, इसके ग्लोरी को हमें रिस्टोर करना है। और इसीलिए रशिया ने भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाना स्टार्ट किया वंस पुतिन केम टू पावर। सो 1999 में पुतिन पावर में आए, 2000 में पुतिन विजिटेड इंडिया एंड द रिलेशनशिप वर एलिवेटेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। देन रिक ट्रायंगल अगेंस्ट यूनिपोलैरिटी, आप ये भी पढ़े होंगे, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, बिकॉज आप अमेरिकन हेजेमनी में रह रहे हो। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो अमेरिकन हेजेमनी आ चुका था। उसके बाद 9/11 हुआ, और 9/11 के बाद अमेरिकन हेजेमनी को और ज्यादा बढ़ावा मिला, बिकॉज नाउ अमेरिका हैज गॉट दैट एजेंडा कि हां, अब तो हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है, नाउ आई कैन इंटरवीन इन इराक, नाउ आई कैन इंटरवीन इन सीरिया, नाउ आई कैन इंटरवीन इन लेबनान। ये सब जगह हम कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग अ वॉर ऑन टेरर। तो अब टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर यूएस को एक काफी ज्यादा वो मिल गया, एक मॉरल ग्राउंड मिल गया कि हम इंटरफेयर अपने हेजेमनी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से टेररिज्म खत्म कर रहे हैं। और इसलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट हुई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, और इस तरीके से अमेरिकन हेजेमनी और ज्यादा बढ़ा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिक ट्रायंगल, आपको पता है, यहीं पे ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें बना, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव ही था किस तरीके से अमेरिकन हेजेमनी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस को एंश्योर करना। सो अब देख रहे हो इंडिया का रशिया के साथ रिलेशन और चाइना के साथ भी रिलेशन इस समय ठीक है, और इसी समय वेस्ट के साथ भी रिलेशन हमारा इंप्रूव कर रहा है। तो अभी तक कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, हमारा सबके साथ रिलेशन ठीक ठाक चल रहा है। और 2010 में हमारा जो रशिया के साथ पार्टनरशिप था, नाउ दिस हैज बीन एलिवेटेड टू स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देन कम टू फेज 4, 2014 से 19। अब यहां 2014 से जो प्रॉब्लम एक स्टार्ट हुआ है ना, ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए हुआ क्या, 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया, और इसके बाद रशिया का जो रिलेशन वेस्ट के साथ था आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन 1991 के बाद, रशिया का रिलेशन वेस्ट के साथ काफी ठीक ठाक था। लेकिन जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया, और उसके बाद जब रशिया को G8 से हटा दिया गया, अब रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशन खराब होना स्टार्ट हुआ। और अगर रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट होगा, तो रशिया ऑब्वियस बात है रिलेशनशिप चाइना के साथ बढ़ाएगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया और चाइना का प्यार बढ़ना स्टार्ट हुआ, और रशिया और वेस्ट का रिलेशनशिप डेटोरिएट होना स्टार्ट हुआ। यहीं पे आपको पता है हमारे पास एडवर्ड स्नोडेन का भी केस था कि एडवर्ड स्नोडेन किस तरीके से यूएस से भाग के रशिया चला गया था, और रशिया ने अब उसको सिटीजनशिप भी दे दिया है। तो यहां से रिलेशनशिप काफी खराब होने लगा। उसके बाद रशिया का यूएस ने एक्यूज भी किया था रशिया को ऑन मेडलिंग इन द ट्रंप का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें मेडलिंग करने का। तो 2014 के बाद एक तरीके से रशिया का जो रिलेशन है वेस्ट के साथ, ये घटना स्टार्ट हो गया, और यहीं पे रशिया और चाइना का रिलेशनशिप बढ़ना आपका स्टार्ट हो गया। तो एक तो ये हो गया, और सेकंड तरफ अब इंडिया का देखो, अब इंडिया का भी आपको बॉर्डर क्लैशेस चाइना के साथ स्टार्ट हो चुके थे। 2016 में बॉर्डर क्लैश हुआ, 2017 में डोकलाम हुआ। तो अब इंडिया का वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ने लगा। तो देखो पहले क्या था, इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो इंडिया रशिया के साथ रिलेशन रखा कोल्ड वॉर के बाद, चाइना के साथ भी रखा, यूएस के साथ भी रख रहा था, यूरोप के साथ भी रख रहा था। लेकिन अब ये जो आपके पास बैलेंसिंग है,
डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स का, ये अब काफी मुश्किल पड़ रहा था, बिकॉज अगेन ग्रेट पावर कंटेस्टेशन आ रहा था। तो कोल्ड वॉर के बाद तो अमेरिकन हेजेमनी था, कोई पॉलिटिक्स ही नहीं था दुनिया में, जो अमेरिका कह दिया वो हो गया। बट अब ऐसा नहीं था, अब हमारे पास अलग अलग कंट्रीज पावरफुल हो रहे थे, अब हमारे पास अगेन ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहे थे। सो 2014 के बाद से रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा और इंडिया का वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा, और वेस्ट और रशिया का हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो अगर आपको कभी भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को समझना है, सो यू हैव टू एनालाइज इंडिया का फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू यूएस, चाइना, रशिया, बिकॉज दीज थ्री आर मेजर पावर्स। यही लोग फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं, एंड इन देयर फॉरेन policy decisions we have to shape our foreign policy decisions, because we are not that big nation, we are not that militarily strong, we are not that economically superhouse. So that's why वो लोग क्या करते हैं, आपका एजेंडा सेट करते हैं, वो लोग आपका डिसाइड करते हैं फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, उसके हिसाब से हमें अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाना होता है। तो जैसे ही रशिया चाइना का बॉनहोमी बढ़ने लगा, और आपको पता है कि जब रशिया चाइना का दोस्ती बढ़ा, और चाइना पाकिस्तान का तो दोस्ती है ही, है ना, चाइना पाकिस्तान क्या कहता है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप, तो चाइना पाकिस्तान का दोस्ती बढ़ने लगा। तो इसलिए रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अब देखो एक्सिस कैसे बदला। कोल्ड वॉर के समय क्या था एक्सिस, यूएस, चाइना, पाकिस्तान। अब यूएस हट चुका है, अब कौन बन रहा है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। अब ये एक्सिस यहां पे धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है 2014 के बाद, और उधर ही इंडिया का रिलेशनशिप विद वेस्ट हमारा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अब थोड़े से प्रॉब्लम्स इंडिया रशिया के रिलेशनशिप में हुए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फेज 5 में, 2020 से लेके अभी तक। अब देखो 2020 में गलवान इंसिडेंट हो गया, उसके बाद इंडिया एक्टिवली क्वाड को प्रमोट किया, तो हमारा वेस्ट के साथ रिलेशनशिप काफी बढ़ा। देन 2021 में अभी भी पुतिन का इंडिया विजिट हुआ, और 21st एनुअल इंडिया रशिया समिट हुआ, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट 2+2 मिनिस्टेरियल मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम था, बिकॉज पुतिन क्यों इंडिया है, ऑल्दो हमारा रशिया के साथ रिलेशनशिप खराब है, बट स्टिल रशिया के लिए भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाना कंपलसरी है। वैसे ही इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप बनाना कंपलसरी है। ऑल्दो दोनों के डाइवर्जेंसेस बढ़ रहे हैं, रशिया चाइना की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, इंडिया वेस्ट की तरफ जा रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि दोनों के बीच में अभी कुछ कन्वर्जेंसेस है नहीं। हम लोग आके जाके देखेंगे किस तरीके से रशिया इंडिया पे डिपेंड करता है और इंडिया रशिया पे डिपेंड करता है। सो ऑल्दो डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दिस जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर व्हिच इज शिफ्टिंग, still there are a lot of convergences, and that's why when Putin visited to India, 2+2 मिनिस्टेरियल मीटिंग को स्टार्ट किया गया, दैट इज डिफेंस प्लस फॉरेन मिनिस्टर इस कंट्री के उस कंट्री के, एंड रशिया इज द ओनली नॉन क्वाड कंट्री विथ विच इंडिया हैज सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स, एंड ऑल्सो द बोथ कंट्री साइंड अ रेलॉस, दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये कल के सॉरी नॉट कल के, आई गेस इंडिया यूएस वाले में हमने कवर किया था लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, उसी का रशिया का वर्जन है रेलॉस, ठीक है, जहां पे दोनों एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं। देन अब बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में क्या हालात हो रही है इंडिया रशिया के रिलेशन में। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, आपको रशिया यूक्रेन वॉर के पहले ही आपको पता कि देखो हुआ क्या, बेसिकली रशिया को यूक्रेन पे तो अटैक करना था, ठीक है, बट रशिया को यह पता था कि अगर हम यूक्रेन पे अटैक करेंगे तो वेस्ट का इकोनॉमिक सैंक्शंस तो हम पे लगेगा। अगर वेस्ट का इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेगा तो उससे कैसे हम बचेंगे। इसलिए रशिया को पता था कि अगर हमें यूक्रेन पे वॉर रखना है तो सबसे पहले हमें चाइना को कन्विंस कर देना पड़ेगा कि भैया आप इस सैंक्शंस को ज्वाइन मत करना, बिकॉज अगर वेस्ट तेल नहीं खरीदेगा तो हम आपको तेल बेचेंगे, हम इंडिया को तेल बेचेंगे। तो रशिया और चाइना का आप एक देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, फ्रेंडशिप बिटवीन द टू स्टेट्स हैज नो लिमिट्स, नो लिमिट फ्रेंडशिप। आप न्यूज में ये पढ़ते होंगे, देयर आर नो फॉरबिडन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, कोई भी फॉरबिडन एरियाज नहीं है कोऑपरेशन का। तो ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है ये जस्ट बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर को रिलीज किया गया था। देन चाइनाज प्रो रशिया न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स द रशिया यूक्रेन वॉर, तो आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना ने एक तरीके से रशिया को काफी ज्यादा डिफेंड किया है, इस पूरे वॉर में उसका साइड लिया, उसका पर्सपेक्टिव को डिफेंड किया है। वॉर अगेंस्ट यूक्रेन हैज एक्सीलरेटेड रशिया पाइवॉट टुवर्ड्स चाइना। तो जो हमने देखा था 2014 में रशिया का क्राइमिया का एनेक्स करने के बाद, जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने स्टार्ट हुए, रशिया चाइना पे डिपेंड करने लगा। वैसे ही वही चीज एक नए अवतार में एक्सीलरेट होता है आफ्टर दिस वॉर। अब जो रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज रशिया हैज बीन पुट टू अ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक ट्रेड उसका डिस्टर्ब हो चुका है, और इसीलिए रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रहा है।
ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम लोग एनालाइज करेंगे, ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, आपको इसको आंसर में अपने समरी फॉर्म में लिखना है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर के पहले क्या हुआ, कोल्ड वॉर के बाद 2014 तक क्या हुआ, उसके बाद क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद किस तरीके से रशिया का चाइना की तरफ पाइवॉट बढ़ा। और आपको पता होगा, हमने इंडिया यूएस में पढ़ा भी है, 2011 में हिलरी क्लिंटन ने एशिया पाइवॉट पॉलिसी लाया था, तो वेस्ट इंडिया का रिलेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, चाइना रशिया का रिलेशन बढ़ना चालू हुआ, और साथ ही साथ चाइना पाकिस्तान तो अच्छा दोस्त है, तो चाइना रशिया पाकिस्तान का इधर बढ़ा और इंडिया का वेस्ट की तरफ बढ़ा, बट स्टिल इंडिया और रशिया ने अपने फ्रेंडशिप को मेंटेन करके रखा। बट अब यह देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में क्या इंडिया रशिया, जो कि एक बहुत विपरीत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से गुजर रहा है, क्या डिस्पाइट ऑल दोस लव फॉर ईच अदर, क्या ये अपने दोस्ती को बचा पाएंगे, क्या इनकी दोस्ती सफर नहीं होगी? बिकॉज जैसे ही रशिया चाइना की दोस्ती और ज्यादा बढ़ती है, पाकिस्तान चाइना रशिया की दोस्ती और बढ़ती है, इंडिया का वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस बिकॉज ऑफ चाइना और बढ़ता है, तो क्या ये स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंसेस के बावजूद ये दोनों कंट्रीज मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को बचा पाएंगे? दिस विल टाइम ओनली विल टेल। राइट, नेक्स्ट कम टू द ड्राइवर्स ऑफ द रिलेशनशिप। तो यही हमने बात किया था कि क्यों इतने डाइवर्जेंसेस के बावजूद दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला है आपका इंडिया लव फॉर रशिया। इंडिया क्यों रशिया को प्यार करता है, देखते हैं। सिपरी रिपोर्ट, सिपरी रिपोर्ट जो बहुत फेमस रिपोर्ट है, लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ मेजर आर्म्स टू इंडिया। तो एक आपको पता है कि इंडिया हैज बीन हिस्टोरिकली डिपेंडेंट ऑन रशियन आर्म्स, एक्सटर्नल बैलेंसिंग अगेंस्ट चाइना इन द एशिया रीजन एज वेल एज इन द अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में यूनो तालिबान आ चुका है। तो एक्सटर्नल बैलेंसिंग हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, व्हाट इज एक्सटर्नल बैलेंसिंग। तो रशिया की मदद से इंडिया अपना प्रेजेंस एशिया में, खासकर सेंट्रल एशियन रीजन में मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में, जहां पे वापस से तालिबान आ चुका है, एंटी यूएस फ्रंट बन चुका है उधर, और इंडिया का एक तो ऑलरेडी नॉर्दर्न बाउंड्री देखो, एक तरफ पाकिस्तान है भैया, एक तरफ आपके पास चाइना है, और पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है। तो इंडिया इतने चैलेंजेस से तो ऑलरेडी जूझ रहा था, अब इंडिया ये नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान से ही हाथ से निकल जाए, इसीलिए रशिया की मदद से हम लोग अफगानिस्तान में भी अपने प्रेजेंस को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे आपको पता होगा, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स, तो ये सब आपका यहां आ जाएगा। इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अगर हम कंप्लीटली वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे तो फिर तो हो जाएगा कि हम लोग उसके सैटेलाइट स्टेट बन जाएंगे, बट इंडिया नीड्स टू एक्सर्ट इट्स ऑटोनॉमी, एंड दैट्स व्हाई इंडिया नीड्स टू हैव गुड रिलेशन विद रशिया, बिकॉज अगर कल को वेस्ट हम पे कोर्शन करता है तो हमारा रशिया तो दोस्त है ना, राइट। सो इसलिए इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिजर्व आवर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड अवॉइड आवर ओवर डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट। देन एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी हो गया। देन कम्स टू चाइना। रशिया का लव क्या है इंडिया के लिए, रशिया का इंडिया के लिए प्यार क्या है? सबसे बड़ा प्यार तो भैया यही है कि चाइना और रशिया का जो दोस्ती बढ़ा है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये मजबूरी की दोस्ती है। आपको पता होगा चाइना रशिया तो पहले ही दुश्मन थे, बॉर्डर पे लड़ भी चुके हैं, ये तो आज ना रिलेशनशिप बढ़ा है बिकॉज ऑफ कंपल्शन। कल को मान लो रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशनशिप ठीक हो जाता है तो फिर देख लेना वापस से रशिया चाइना का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। सो रशिया चाइना का दोस्ती कोई भगवान ने बना के नहीं भेजा है, इट इज सिंपली आउट ऑफ अ कंपल्शन, एंड हेंस दीज टू कंट्रीज आर बाउंड टू हैव डिस्प्यूट टू ऑन अ लार्ज एक्सटेंट इन द कमिंग फ्यूचर। देन डिफेंस एंड एनर्जी एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है रशिया की इकोनॉमी चलती है इन चीजों पे, और इंडिया जितना बड़ा मार्केट कौन छोड़ेगा, तो रशिया का इसलिए इंडिया के प्रति इतना ज्यादा प्यार है। सो दीज आर द, अगर ये थर्ड पैराग्राफ में लिखना होगा आपको कि डिस्पाइट ऑल दोज जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस, इतना कुछ चेंज कर गया, बट स्टिल द कंट्रीज आर हैविंग फेयरली रोबुस्ट रिलेशंस बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंसेस, स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स of the relationship. And what are the drivers? You have to write down this thing in the third paragraph. The first introduction, second historical evolution, and third the drivers of the relationship. फोर्थ, अब कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे इंडिया रशिया का इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो ट्रेड देखो 7 से 10 बिलियन डॉलर, बहुत ही कम ट्रेड है हमारा। चाइना का देख लो 150 बिलियन डॉलर, देख रहे हो। तो इसलिए रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, इंडिया रशिया का कुछ ज्यादा है नहीं ट्रेड रिलेशनशिप। हमारा टारगेट है, याद रखना, अभी 10 बिलियन डॉलर है, इसको 30 बिलियन डॉलर करना है 2025 तक, और इन्वेस्टमेंट का टारगेट करना है 50 बिलियन डॉलर। उसके बाद साथ साथ बात हो रहा है टॉक्स ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड इंडिया। ये देखो, ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है आपका, जिसमें ये 5 कंट्री है, रशिया, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और बेलारूस। ये आपके इतने कंट्रीज हैं, सॉरी ये 5 कंट्रीज हैं, है ना।
और इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इंडिया का बात चल रहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन कर ले। सो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और साथ साथ आपको पता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बन रहा है। सो इस तरीके से देखो आप, इंडिया किस तरीके से ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है और चाबहार पोर्ट की मदद से, ठीक है, चाबहार पोर्ट की मदद से हम लोग जो है ये देखो, ये आपको, ठीक है, तो ये है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी हम लोग जनरली कैसे आते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, बट आपको लगता है कि पाकिस्तान हमें जाने देगा, इसलिए इसको बॉयकॉट करने के लिए इस रूट को हम लोग ईरान में चाबहार पोर्ट बनाए हैं और यहां से हम लोग किस तरीके से सेंट्रल एशियन रीजन होते होते यूरोप का मार्केट लेते लेते एक तरीके का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो यहां पे आपका इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। So talks on FTA between Eurasian Economic Union and India plus International North-South Transport Corridor. Then साथ ही साथ रूपी रबल मैकेनिज्म, जो आपको पता है कि अभी हमारे पास वो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वो रूपी में कंडक्ट किया जाएगा, तो इसकी भी बात चल रही है बिकॉज रशिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर हो चुका है। सो बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट हाउ दे कैन एस्टैब्लिश सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स। तो ये हमारा कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। देन कम्स टू डिफेंस एस्पेक्ट। तो डिफेंस एस्पेक्ट में देखो मिग 21, सुखोई, मिग, ठीक है, सिपरी रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ आर्म्स टू इंडिया, बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रशिया का शेयर है आर्म इंपोर्ट में वो अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा कम हुआ है। तो पहले हमारा 70% था लगभग, तो अगर 100 रुपए का लोग डिफेंस इंपोर्ट करे तो 70 रुपए तो रशिया से आता, 70 रुपए का सामान रशिया से आता था, बट नाउ इट हैज डिक्लाइन टू लेस देन 50%। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि देखते हो इंडिया का रशिया के जो रिलेशन है उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर था डिफेंस वाला रिलेशनशिप, वो आज घटा है। तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो ऑलरेडी कम था, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था डिफेंस वाला, उसमें भी घटावट देखने को मिला है, बिकॉज यू नो दैट इंडिया इज गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो गोइंग फॉर आत्मनिर्भरता इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। देन साथ ही साथ हम लोग ज्वाइंट मिलिट्री टेक्निकल कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल जो दोनों कंट्री मिलकर बना के मेक इन इंडिया, अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं उस फिलीपींस को। सो ये भी हमारे पास डिफेंस एस्पेक्ट से हो गया। साथ ही साथ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज इंदिरा हम लोग कंडक्ट करते हैं, और साथ ही साथ गलवान स्टैंड ऑफ में भी हमारे पास रशिया ने एम्यूनिशन का सप्लाई को जल्दी किया था। सो डिफेंस पार्टनरशिप भी हमारा काफी अच्छा है, ऑल्दो कम हुआ है बट स्टिल द रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस एस्पेक्ट इज गुड। देन इंडिया रशिया इंटरनेशनल कन्वर्जेंसेस, इंटरनेशनली कहां दोनों के सिमिलैरिटीज लाई करते हैं, तो वो देखो आप अफगानिस्तान में मॉस्को फॉर्मेट आपने देखा था हमने कि अफगानिस्तान में जब वहां पे तालिबान आ चुका है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, वी हैव इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ आवर एनर्जी इन हैविंग गुड रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट एंड द अफगान पीपल, बट नाउ विद द कमिंग ऑफ तालिबान इट हैज बिकम अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट national security dilemma for India, and in this context India is trying to participate in such kind of talks such as Moscow format talks, because Russia has again a very important influence in this particular region। तो वहां पे भी हम रशिया के साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ रशिया हैज बीन सपोर्टिव ऑफ इंडियाज मेंबरशिप टू NSG एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट मेंबर के लिए रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है। वीटो एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नो दैट कश्मीर का मुद्दा बहुत बार पाकिस्तान के बिहाफ में चाइना लाता था, यूएस लाता था कोल्ड वॉर के समय, और उन सारे समय हमारा रशिया ने उन सारे रिजोल्यूशंस को वीटो किया है। दोनों कंट्री एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। साथ ही साथ दोनों कंट्रीज हमारे पास बहुत ज्यादा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में, रीजनल प्लेटफॉर्म्स, ब्रिक्स, जिक्स, रिक, G20, ईस्ट एशिया समिट, SCO, इन सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में ये दोनों कंट्रीज आपके पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ठीक है। सो ये आपके कुछ एस्पेक्ट्स होंगे जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो कौन कौन से एस्पेक्ट हो गए भैया? एक तो ड्राइवर हो गया, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिफेंस वाला एस्पेक्ट, दोनों लिख देना, इंटरनेशनल कन्वर्जेंस भी लिख देना, उसके बाद आते हैं चैलेंजेस, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिखोगे, नहीं तो बनेगा नील बट्टा सन्नाटा अगर आप अच्छा आंसर नहीं लिखोगे। इसलिए आंसर काफी अच्छा लिखना होता है, मजा आ जाए एग्जामिनर को पढ़ के, ठीक है ना। तो मजा लाने के लिए आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल फैक्चुअल, वेल इंफॉर्मेटिव, ठीक है। अगर आप अच्छा तैयारी करोगे तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा आपका, है ना। तो इजी ऑप्शंस मत ढूंढो,
पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, इतना फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए कि नॉट ओनली दिस एग्जाम, कोई भी एग्जाम बैठो, इंडिया रशिया के ऊपर क्वेश्चन आएगा, धड़ाके से लिखो, सब एग्जाम निकालो, ठीक है। सो थिंक बिग, लर्न बिग, ठीक है। सो चैलेंजेस कुछ रिलेशनशिप में है भैया, पिलर्स ऑफ कोल्ड वॉर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है कि हमारा कोल्ड वॉर के समय जो इंडिया रशिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, तो वो अच्छा क्यों था? बिकॉज हमारा रिलेशनशिप 3 पिलर्स के ऊपर था, 3 पिलर्स, देखो यहां पे कि इन कोल्ड वॉर के समय जो रिलेशनशिप था वो बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर था, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के समय रिलेशनशिप का 3 पिलर था। पहला पिलर आर्म सेल, तो सोवियत बहुत ज्यादा इंडिया को आर्म सप्लाई करता था, इसलिए रिलेशनशिप अच्छा था। साथ ही साथ हमारे पास जो इकोनॉमिक फिलॉसफी था, नेहरूवियन सोशलिज्म और रशिया में कम्युनिज्म, तो अगेन वहां पे भी सिमिलरिटी है, सेकंड पिलर। थर्ड, जियोपॉलिटिकल एक्सिस जो इमर्ज किया था यूएस पाकिस्तान चाइना का, और इधर आपका सोवियत यूनियन इंडिया का, तो जो वर्ल्ड ऑर्डर था उस समय, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे कि कोल्ड वॉर के समय इंडिया रशिया का रिलेशन क्यों अच्छा था। बट आज क्या ये पिलर्स हैं कि आज ये पिलर्स खत्म हो गए हैं? उसको हम लोग देखते हैं। सो लेट अस सी, आउट ऑफ द 3 पिलर्स, दिस पिलर आर्म सेल टू इंडिया, हमने देखा सिपड़ी रिपोर्ट में किस तरीके से ये घट के लेस देन 50% हो चुका है आज। तो यहां पे ऑल्दो ये पिलर स्ट्रांग है, पहला वाला आर्म सेल वाला पिलर, ये वाला जो पहला पिलर है सोवियत आर्म सेल्स टू इंडिया, ऑल्दो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर बिटवीन द 2 कंट्रीज, बट स्टिल दैट पिलर का थोड़ा सा ढांचा ढह गया है, बिकॉज अभी इंडिया इज गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। नाउ अभी इकोनॉमिक फिलॉसफी नहीं भैया, अब इंडिया इज अ मार्केट इकोनॉमी एंड रशिया इज अगेन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, सो ये पिलर तो खत्म हो चुका। थर्ड पिलर, सोवियत यूनियन इंडिया एक तरफ और यूएस पाकिस्तान चाइना, ये भी अब खत्म हो चुका है, बिकॉज अब यूएस को रिप्लेस कौन कर दिया है? अब नया एक्सिस कौन सा बन गया है? चाइना, पाकिस्तान और रशिया, और इधर कौन कौन है? यूएस और इंडिया। तो इस तरीके का एक्सिस बन रहा है, यहां पे देखो क्वाड वॉर्ड आ गया सारे, ठीक है। तो ये जो 3 पिलर्स थे हमारे कोल्ड वॉर के समय, जो दोनों कंट्रीज को एक रिश्ते में बांध के रखे थे, आज तीनों पिलर काफी ज्यादा, 2 पिलर तो एब्सोल्युटली खत्म ही हो गया, एक पिलर बचा है केवल जो सोवियत का आर्म सेल है इंडिया में, वो पिलर थोड़े हद तक बचा है, उसमें भी काफी ज्यादा गिरावट आया है। सो दैट मींस कि जो रिलेशनशिप था कोल्ड वॉर में और आज का जो रिलेशनशिप, इट इज बाउंड टू सफर बिकॉज द पिलर्स ऑफ दैट फ्रेंडशिप हैज बीन ब्रोकन। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या बता रहा है, बेसिकली समझो इसका एसेंस क्या है। इसका आपको आंसर में एसेंस क्या होगा कि आप बता रहे हो कि स्ट्रक्चरली इन दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप क्यों खराब हुआ है। आप और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो, बट दिस इज द स्ट्रक्चरल रीजन, ये इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों रिलेशनशिप आज डेटोरिएट किया है, ठीक है। देन कम टू बाकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इकोनॉमिक टाइज अगेन बहुत कम है हमारे पास, 7 से 10 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, और इंडिया चाइना रशिया का ट्रेड 150 बिलियन डॉलर है, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफी कम है। डाइवर्जेंसेस ऑन द इंडो पैसिफिक, अगेन इंडिया जो इंडो पैसिफिक का पूरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, क्वाड वॉर्ड, उसके अगेंस्ट रशिया हमेशा क्या करता है? चाइना का पर्सपेक्टिव लाता है, तो कहता है रशिया प्रेफर करता है उसको एशिया पैसिफिक, रशिया उसको इंडो पैसिफिक नहीं कहता है। और साथ ही साथ जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है सर्गियो लैवरोव, वो कहते हैं कि क्वाड जो है वो एक तरीके का एशियन नाटो है। तो इट इज अगेन रशिया इज ट्राइंग टू स्पीक द चाइनाज माउथ, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहां पे। देन डाइवर्जिंग जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस, आज कंपल्शन दोनों कंट्री के अलग अलग हो चुके हैं। मॉस्को का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा है, और चाइना पाकिस्तान का दोस्ती अच्छा है, तो रशिया का चाइना के पाकिस्तान के साथ दोस्ती दिन पर दिन बढ़ रहा है, और इंडिया का रिलेशनशिप वेस्ट के साथ बढ़ रहा है, बिकॉज चाइना का असर्टिवनेस हमारे बॉर्डर पे काफी ज्यादा बढ़ा है। सो इन कॉन्टेक्स्ट में आज चैलेंजेस काफी ज्यादा हैं हमारे रिलेशनशिप को, तो आपको इन चीजों को लिखना पड़ेगा। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस पे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, बट स्टिल यू शुड नो कि किस तरीके से रशिया का रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हमारा बढ़ा है, बिकॉज रशिया का, अब देखो भाई, रशिया को बंदूक बेचना है, अब इंडिया पहले खरीद ही रहा था, अब क्योंकि रशिया के पास तो कोई गूगल है नहीं, रशिया के पास तो कोई अमेजॉन नहीं है, रशिया के पास तो कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, रशिया की इकोनॉमी चलती कैसे है? तेल बेचने से, नेचुरल गैस बेचने से, एनर्जी बेचने से, और साथ साथ डिफेंस का सप्लाई करने से। अब अगर मान लो वेस्ट के कंट्रीज डिफेंस नहीं, तेल नहीं खरीदेंगे और इंडिया उनका डिफेंस नहीं खरीदेगा, तो रशिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी? तो इसलिए अगर इंडिया डिफेंस नहीं खरीदेगा तो वो डिफेंस किसको बेचेगा? पाकिस्तान को। इसीलिए रशिया बात भी कर रहा था S-400 मिसाइल जो है उनका ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, वो पाकिस्तान को बेचने का सोच रहा था रशिया, बातचीत चल रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया इज ट्राइंग टू ट्राई टू हैव गुड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो देखो 2014 में
अगेन 2014 में क्या हुआ था, रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया था और रशिया का चाइना के साथ रिलेशनशिप यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और यहीं से रशिया और पाकिस्तान का भी रिलेशनशिप बढ़ना है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप एक पहलू पकड़ लिए तो आपको सब चीज समझ में आएगा क्या चल रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। सो 2014 में देखो रशिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप हैज स्टार्टेड टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स। 2017 में दोनों कंट्री मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं। फिर आपके साथ साथ चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप आपका बढ़ता है तो रशिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ता है। अफगानिस्तान में यूएस को चेक करने के लिए चाइना रशिया जो है वो पाकिस्तान का मदद लेती है कि यूएस के इन्फ्लुएंस को कम करना। साथ साथ सिग्नल पहुंचाती है इंडिया को कि अगर इंडिया तुम वेस्ट के क्लोज जाओगे तो हम आपके एनिमी पाकिस्तान की तरफ क्लोज जाएंगे। सो इट्स लाइक अ सिग्नल टू इंडिया। साथ साथ रशिया और पाकिस्तान का एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होता है। 2021 में देखो सर्गियो लावरोव विजिटेड किए पाकिस्तान को। 9 साल के इंटरवल के बाद को इतना हाई प्रोफाइल लीडर पाकिस्तान को विजिट किया। और ये इमेज तो कौन ही भूलेगा कि जब रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट किया था यूक्रेन को, उसी दिन वहीं पे आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो समय थे वो आपको मॉस्को विजिट करते हैं। तो ये देख सकते हो आप किस तरीके से चाइना रशिया पाकिस्तान का एक जियोपॉलिटिकल एक्सिस इमर्ज कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको कमेंट करना है इस पूरे रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, सो ये आपको यहां पे इतना चीज अच्छे से हो गया। देन इफ यू हैव टू कमेंट ऑन द रिलेशनशिप्स और यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर, तो आप सी राजा मोहन का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द करेंट स्टेट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन इज अबाउट कीपिंग एन ओल्ड रोमांस अलाइव। बहुत अच्छा चीज कहा है, ओल्ड रोमांस अलाइव रखने के लिए ये दोनों कंट्रीज आपस में रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप में उतना कुछ ज्यादा बचा नहीं है। हमने देखा था कोल्ड वॉर के जो 3 पिलर्स थे वो ढह चुके हैं, तो अब उतना रिलेशनशिप में बचा नहीं है। बट बिकॉज स्टिल कुछ कन्वर्जेंसेस हैं, रशिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर एंड अदर थिंग्स, इसीलिए अभी भी उस रोमांस को हम लोग जिंदा रख रहे हैं। बट यू नो दैट रोमांस में कुछ ज्यादा प्यार बचा नहीं है। That's what C. Rajamohan is trying to say. Rajan Menon, again, an important scholar. You don't have to remember the scholar names, but you can use this kind of words somewhere in your answer, which makes your answer attractive for the examiner to read. Then Russia-India relations have undergone a rebalancing due to rebalancing, again a keyword, कि जो इंडिया रशिया का रिलेशन है वो एक रीबैलेंसिंग हुआ है, मतलब कुछ चेंजेस एडजस्ट किए हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में एडजस्ट किए हैं? एडजस्टेड ड्यू टू रैडिकली चेंज्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ बोथ कंट्रीज एंड देयर जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरीके से इमर्ज कर रहा है, आज रशिया के लिए थ्रेट कौन है? यूरोप में नाटो का एक्सपेंशन। चाइना के लिए थ्रेट क्या है? यूएस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रशिया चाइना का रिलेशनशिप अच्छा बढ़ रहा है, पाकिस्तान के साथ भी। इंडिया का थ्रेट क्या है? चाइना। इसलिए इंडिया इंडो पैसिफिक के वर्जन को ज्वाइन कर रहा है, इंडिया क्वाड को प्रमोट कर रहा है, इंडिया का वेस्ट के साथ रिलेशन बढ़ रहा है। तो इन सारे चीजों की वजह से आज इंडिया रशिया का रिलेशन है वो रीबैलेंस हुआ है, वो चेंज हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाट राजन मेनन सेज कि देयर इंडिया रशिया रिलेशंस हैव अंडरगोन अ रीबैलेंसिंग ड्यू टू रैडिकली चेंज्ड सर्कमस्टांसेस दोनों कंट्रीज का बदल चुका है, और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के जो जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं वो भी आज बदल चुके हैं। इन फ्यूचर, अब राजन मेनन कहते हैं इन फ्यूचर आगे क्या होगा? इन फ्यूचर द पिलर्स ऑफ रिलेशंस आर फर्दर टू बी इरोडेड। पिलर्स ऑफ रिलेशन, अगेन कोल्ड वॉर में जो 3 पिलर्स थे, तो राजन मेनन कहते हैं कि वो तीनों पिलर कम तो हुआ है और आने वाले समय में वो पिलर और ज्यादा खत्म होगा। सही बात कह रहे हैं। आर्म्स में हमने बात किया था, इंडिया इज गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन प्लस आत्मनिर्भरता। इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो ऐसे ही नहीं है, और जियोपॉलिटिकल पिलर जो पहले था आपके पास रशिया इंडिया और चाइना यूएस और पाकिस्तान, वो जियोपॉलिटिकल पिलर भी अब खत्म हो चुका है। तो इसीलिए रशिया इंडिया के रिलेशंस में स्ट्रक्चरली कुछ उन दोनों के प्यार, दोनों के दोस्ती में कुछ इफेक्टिवली बचा नहीं है। ये होता है ना कि जैसे मान लो कि आप शादी किए हुए 20 साल से और अब आपका लड़ाई हो गया है, अब आपको डाइवोर्स देना है, तो क्या एकाएक थोड़ी डाइवोर्स दे दोगे भाई? टाइम लगेगा ना, थोड़ा मनाओगे, नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ा सा कुछ कुछ करोगे कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप बचे। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि 20 साल के रिलेशनशिप को आप 2 दिन में खत्म कर दोगे, इट विल टेक टाइम। तो उसी तरीके से इंडिया रशिया का रिलेशन ऑल्दो स्ट्रक्चरली कुछ ज्यादा बचा नहीं है उस सेंस में देखा जाए, बट स्टिल ये जो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है वो इस नैया को पार लगा रहा है ग्रेजुअली। ठीक है, सो राजन मेनन वही कहते हैं कि जो रिलेशनशिप के जो पिलर्स थे वो फ्यूचर में स्ट्रांग नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा फर्दर इरोडेड होंगे। उसके बाद कहता है कि बट स्टिल एज इंडिया फोकसेस or faces an hostile China, Russia will remain in Indian minds due to trust factor। तो वो कहते हैं कि ठीक है,
रिलेशनशिप के सारे पिलर्स खत्म हो रहे हैं, रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा है। बट जब तक चाइना का असर्टिवनेस इंडिया के लिए रहेगा, तब तक इंडिया रशिया को अपने दिमाग से भूलने नहीं देगा। अगर अभी मान लो, जस्ट इमेजिन करो कि चाइना हमारा बॉर्डर पे नहीं रहता, चाइना मान लो यूरोप में रहता, तब तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी काफी अलग रहता। तो आज जो हमारा पूरा फॉरेन पॉलिसी है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया जा रहा है? चाइना के अगेंस्ट। किस तरीके के चाइना को हम टैकल किया जाए, बिकॉज चाइना इज अ स्लीपिंग ड्रैगन विच इज फाइनली अवोकन। और एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था कि चाइनाज राइज विल बी द मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। आज वही हो रहा है। चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, चाइना की जो असर्टिवनेस बढ़ रही है, चाइना का जो हेजेमोनिक एस्पिरेशंस है, वो काफी खतरनाक है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का पूरा फॉरेन पॉलिसी शेप हो रहा है। तो जब तक, क्योंकि चाइना हमारा बॉर्डर डिस्प्यूटेड कंट्री है, चाइना हमारे जस्ट नेक्स्ट बॉर्डरिंग कंट्री है, तभी तक, इसीलिए हम रशिया को कभी भूल नहीं सकते हैं। अगर मान लो भी चाइना नहीं रहता तो हो सकता है रशिया के साथ रिलेशनशिप हमारा खत्म हो जाता, बिकॉज वी डोंट नीड रशिया इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज रशिया का जो प्रेजेंस इस पूरे एरिया में वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हमें रशिया का दोस्ती निभाना ही पड़ेगा, चाहे हम ऐसे करें चाहे हम वैसे करें, either by hook or by crook, anyways, but still the time till we faces an hostile China will always remember Russia. So that's what Rajan Menon has to argue in this particular thing. Then comes to US and Russia. अब अगर हम लोग बात करते हैं यूएस और रशिया के रिलेशंस के बारे में, ठीक है, तो यूएस और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में अगर हम लोग इंट्रोडक्शन दे, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन क्या है आपका, कि कॉन्ट्राडिक्टरी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इज द क्रक्स ऑफ यूएस रशिया रिलेशंस। कॉन्ट्राडिक्टरी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का मतलब कि दोनों कंट्रीज का जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो काफी विपरीत है। जैसे यूएस का क्या है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस, और रशिया का क्या है जियोपॉलिटिकल कंपल्शन। तो यूएस और रशिया का जो दोनों का रिलेशनशिप है, दैट इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, बिकॉज यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने हेजेमनी को मेंटेन करना, और रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो देखो, एक किसके लिए लड़ रहा है, एस हेजेमनी के लिए, और एक किसके लिए लड़ता है, अपने सर्वाइवल के लिए। तो रशिया का कंपल्शन है क्या, रशिया का देखो सबसे बड़ा कंपल्शन है कि रशिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो उराल माउंटेन के इधर रहता है। ये देख रहे हो आप, जो रशिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आपको यहां रहता है। मॉस्को देखो, इसका कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग, ये सारे जो पॉपुलेशन है उसका यहां पे रहता है। और ये देखो अब क्या हो गया कि कल को मान लो नाटो ने यूक्रेन में एक मिसाइल सिस्टम लगा दिया, तो क्या मॉस्को को उड़ाना आसान नहीं है ना। So this is the thing which I'm talking about. ठीक है, this is the thing which I am talking about, कि रशिया का जो पूरा पॉपुलेशन है वो आपका यूरोप के जस्ट सामने सटा हुआ है। इसीलिए रशिया चाहता है कि एक तरीके का यहां पे हमारा बफर स्टेट बनाए। तभी आज रशिया बौखला गया है, बिकॉज यूक्रेन, अब फिनलैंड भी, कल को स्वीडन भी, तो सोच रहे हो कितना क्लोज आ जाओगे आप मॉस्को के। यूएस क्या बहुत दूर बैठा हुआ है, पानी के बीच में घिरा हुआ है, पहुंचो तो पहुंचो ना, कैसे पहुंचोगे। बट रशिया में क्या है, मॉस्को को उड़ाना, यहां पे एक मिसाइल लगा दो, गया, फोड़ दिया जाके मॉस्को को। सो इसीलिए मॉस्को हमेशा से सोवियत यूनियन का कॉन्सेप्ट क्यों लाया मॉस्को, बिकॉज मॉस्को वांटेड टू क्रिएट अ बफर स्टेट्स। तो इसीलिए रशिया हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है। रशिया का कभी हेजेमोनिक एस्पिरेशन है ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि रशिया को अगर जिंदा रहना है तो उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। और वो सही बात है कि जब तक रशिया चाहता है कि मॉस्को, इसके पॉपुलेशन, अगर रशिया का पॉपुलेशन इधर रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन रशिया का पॉपुलेशन जो है वो यूरोप से जस्ट सटा हुआ है। इसलिए रशिया नहीं चाहता कि नाटो का एक्सपेंशन उसके बॉर्डर तक आए, और इसी एंजाइटी में वो आज रशिया यूक्रेन वॉर को मजबूरी उसने एग्जीक्यूट किया है। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू स्टार्ट विद कल को, अगर आपको यूज करना है, बिकॉज इसको हम लोग लिंक करेंगे अगेन यूक्रेन वाले चीज से, कि किस तरीके से यूएस रशिया का रिलेशनशिप जो है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। एक तरफ एस्पिरेशंस है, दैट इज ऑफ हेजेमनी, और एक तरफ कंपल्शंस है, दैट इज ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में देखो आपका किस तरीके से नाटो एक्सपैंड किया है। देख रहे हो नाटो का एक्सपेंशनिज्म, ये सारे कंट्री जो पहले सोवियत यूनियन के थे, ये सारे अब नाटो को ज्वाइन कर लिए हैं। अब ऊपर वाला जो फिनलैंड है वो भी ज्वाइन कर लिया है, और यूक्रेन तो ज्वाइन करने ही वाला था,
अब तो यूक्रेन खुद ही वॉर झेल रहा है। सो इस तरीके से नाटो का एक्सपेंशनिज्म हुआ और यही रशिया को बहुत प्रॉब्लम होता है। रशिया का यही कहना है कि नाटो का कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर के समय था, जब हमने अपना वॉर्सो पैक्ट खत्म कर दिया, जो नाटो का इक्विवेलेंट रशिया ने बनाया था वॉर्सो पैक्ट, तो आप नाटो को क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? ठीक है, सो यही प्रॉब्लम है रशिया का। अब आप कह सकते हो कि नाटो खत्म कर देना चाहिए, बट डेमोक्रेसी है, सारे कंट्री सॉवरेन है, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो किसको कहां ज्वाइन करना ये आप थोड़ी ना बताओगे। ठीक है, सो यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना, इसमें रशिया की भूल नहीं है, रशिया की कमजोरी नहीं है कि आपका पड़ोसी छोटा सा देश, आपका इतना पावर नहीं था कि आप उसको डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंस करके अपने तरफ ले आते, और यूएस इतने दूर से बैठ के इसको इन्फ्लुएंस कर दिया। So that's the beauty of democracy. That's the beauty of strong foundation which American democracy is based. कि अमेरिका अभी भी इकोनॉमिकली काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई अमेरिका थिंक्स अबाउट हेजेमनी। सो अगर आपको हेजेमन बनना होता है, आपको एग्जाम में टॉप करना है, तो आपको अपने फाउंडेशन स्ट्रांग करने पड़ेंगे। अगर आप रट के जाओगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन योर फाउंडेशंस। और इसीलिए कि यूक्रेन और नाटो इतना एक्सपैंड किया, दैट शोज कि रशिया हैज फेल्ड। तो इसमें आप समझो ये बात कि जो पूरा लड़ाई चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, इसमें यूएस की गलती नहीं है, ये रशिया की फेलियर है कि रशिया अपना इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं कर पाया, अपने सॉफ्ट पावर को लेवरेज नहीं कर पाया, अपने डिप्लोमेसी को इतना रोबूस्ट नहीं कर पाया कि आपने नाटो के एक्सपेंशनिज्म को रोका नहीं। बिकॉज हर एक कंट्री अपना फायदा देखती है, चाहे वो यूक्रेन हो जाए, चाहे वो बेलारूस हो जाए, चाहे वो फिनलैंड हो जाए। अगर कंट्रीज को रशिया से फायदा होता तो ऑब्वियस बात है वो रशिया के साथ रहती। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू, ऑल्दो ठीक है ये वॉर जो रशिया ने यूक्रेन पे किया, दैट्स कंप्लीटली अनजस्टिफाइड बिकॉज इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड। You have violated the United Nations Charter. Every country is sovereign to take their own decision. NATO क्यों नहीं एक्सपैंड करेगा? आप क्यों NATO को रोकना चाहते हो? आप क्यों यूक्रेन को रोकना चाहते हो? Every country is independent to do what it wants. If I want to join BRICS, I will join. If I want to join SCO, I will join. How can someone force me to join or not? So that's why this whole incident is a failure of Russia. It's not the something you have to कि US की जीत है, नहीं, ये रशिया का फेलियर है पूरा कि आप अपने पावर को यूज नहीं कर पा रहे हो, सॉफ्ट पावर को लेवरेज नहीं कर पा रहे हो कि कंट्रीज को आप अपनी तरफ खींचो। ओके, उसके बाद पुतिन को चाहिए क्या? पुतिन को चाहिए क्या? तो पुतिन का देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हो गया, तो उसको पुतिन ने कहा कि द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी है। हमने बात किया था कि रशिया जब 1999 में जब रशिया प्राइम मिनिस्टर बना था, पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने थे रशिया के, तो पुतिन एक नेशनलिस्टिक लीडर थे और पुतिन का यही लॉन्ग टर्म सपना था कि जो रशिया का ग्लोरी था कोल्ड वॉर के समय, उसको रिस्टोर करना। और इसीलिए पुतिन को कभी पसंद नहीं आया था सोवियत यूनियन को कोलैप्स करना। इसलिए पुतिन जो है उस समय के जो लीडर थे गोर्बाचेव, उसको पसंद भी नहीं करते थे। ठीक है, तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स से हमने बात किया कि द एंटायर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यही वाला हो गया जो रशिया के पड़ोसी देश हैं, इसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बिकॉज बफर स्टेट की तरह वो काम करते थे। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो ये सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हो गए, तो रशिया का इन्फ्लुएंस इन सारे कंट्रीज में खत्म हो गया, तो रशिया अपना पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस खो दिया। और उसके बाद नाटो ने एक्सपैंड किया अपने मेंबरशिप को 12 से लेकर 30 तक। फिनलैंड बिकेम द 31st कंट्री टू डू दैट। इसके बाद से ही क्या कर रहे हैं पुतिन? मिस्टर पुतिन इज स्टेडली रीबिल्डिंग इट्स लॉस्ट रशियन इन्फ्लुएंस इन द रिमलैंड। तो जो सोवियत यूनियन कोलैप्स होकर जो रशिया का इन्फ्लुएंस इस पूरे एरिया में खत्म हो चुका था, पुतिन इज ट्राइंग टू बिल्ड इट ब्रिक्स बाय ब्रिक्स। उसको धीरे धीरे करके वो चाहते हैं किस तरीके का हम उस चीज को कर सकते हैं। और उसी के चक्कर में जॉर्जिया को 2014 में डिस्टेबलाइज किया और यूक्रेन को अभी आप देख रहे हो क्राइमिया के बाद अब फाइनली वॉर हो चुका है वहां पे। और 2021 में आपको पता होगा कि पुतिन और ये जो वॉर है ये 2021 में ही जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट समझ चुके थे कि कुछ भी हो सकता है, बिकॉज पुतिन जो है 2021 में ही कह दिए थे कि भैया हम अटैक नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एक शर्त है कि नाटो लिख के देगा, यूएस जो है वो लिख के देगा कि वो नाटो का एक्सपेंशनिज्म नहीं करेगा और खासकर यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाएगा। सो रशिया वांटेड दिस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज दैट वुड हॉल्ट नाटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस दैट यूक्रेन वुड नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन। बट यूएस ने डिनाई कर दिया। यूएस ने कहा एवरी कंट्री सॉवरेन, हाउ कैन वी स्टॉप समवन फ्रॉम एंटरिंग आवर ब्लॉक इफ दे वांट इट। और ये यूएस का कहना सही है उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, आप कैसे किसी कंट्री को स्टॉप कर सकते हैं?
ठीक है, लेकिन रशिया का भी स्टैंड सही है कि जब आपकी जिंदगी पे बात आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। होता है ना कि मान लो आप पे ऊपर कोई गन ऐसे प्लेस कर दिया है तो आप उस पर पत्थर मारोगे। तो दोनों स्टैंड सही है, अब आपको कैसे उस चीज को देखना है वो आपके ऊपर है। समझ रहे हो, रशिया जो किया वो अपने सर्वाइवल के लिए किया, बिकॉज आप अब उसके घर पे आके आप उसको चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रशिया के लिए। लेकिन दूसरे तरफ रशिया की गलती भी है कि आप कैसे किसी कंट्री को रोक सकते हो कहां ज्वाइन करना है कहां नहीं ज्वाइन करना है। इन 21st सेंचुरी एवरी कंट्री इज सॉवरेन, यूक्रेन इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ रशिया। सो दोनों तरीके से आप इसको बैलेंस समझ सकते हो। बट अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया है, फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव आई थिंक सो दैट इज नॉट करेक्ट। इट्स माई स्टैंड, यू माइट डिसएग्री विद दैट। सो ये आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट लेट्स स्किप दैट डिबेट एज ऑफ नाउ। अब अगर रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रशिया यूक्रेन का वॉर का ऑरिजिन कैसे हुआ। आज जो यूक्रेन पे वॉर हुआ है इसका ओरिजिन कब था, तो इसका ओरिजिन समझने के पहले हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो बुचारेस्ट समिट, नाटो का एक समिट हुआ था बुचारेस्ट में 2008 में। तो उसके पहले की क्या कहानी है, तो 1997 में रशिया आपको और वेस्ट का रिलेशनशिप बढ़ा, 1999 में पुतिन प्राइम मिनिस्टर बने, 2004 के बाद कॉन्स्टेंटली नाटो एक्सपैंड किया। तो ये देखो नाटो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है आपको, ठीक है, ये देख सकते हो, ये आपके सारे कंट्रीज नाटो में कॉन्स्टेंटली ज्वाइन किए। रशिया को प्रॉब्लम हो रहा था बट स्टिल रशिया शांत बैठा हुआ था। ऑब्वियस सा बात है आप इसके घर पे पहुंच रहे हो, लेकिन जब यूक्रेन की बात आई तब अब रशिया को समझ में आ चुका था। तो ये यूक्रेन की सबसे पहली बात कब हुई है ना, यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने की सबसे पहली बात कब हुई, तो वो हुई कब, 2008 बुचारेस्ट समिट में। ये एक नाटो का समिट हुआ था बुचारेस्ट में 2008 में, और इसी समय पहली बार यह कहा गया था कि नाटो समिट प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ यूक्रेन एंड जॉर्जिया। अब मामला गंभीर हो रहा था कि ठीक है भैया आप नाटो तो बढ़ा रहे हो, लेकिन अब बात पहुंच चुकी थी यूक्रेन और जॉर्जिया तक। ठीक है, सो 2008 बुचारेस्ट नाटो समिट प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ यूक्रेन एंड जॉर्जिया। साथ ही साथ 2008 में मिस्टर पुतिन का म्यूनिक स्पीच भी आया। पुतिन ने वार्न किया यूएस को that don't overstep। 2008 में मिस्टर पुतिन सेंड ट्रूप्स टू जॉर्जिया। ठीक है, तो ये देख सकते हो पुतिन का स्पीच आया कि भैया यूएस अब आप अपने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि अब आप यूक्रेन जॉर्जिया की बात कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसके बाद से अब मामला एक नेक्स्ट लेवल पे चल चुका था। तो बुचारेस्ट समिट वाज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद से ये बात बढ़ा और उसके तुरंत बाद मिस्टर पुतिन ने सबसे पहले जॉर्जिया, जो कि नाटो ज्वाइन करने का सपना दे रहा था, सबसे पहले जॉर्जिया में आपको इंस्टेबिलिटी बढ़ाया। देखो कहां पे इंस्टेबिलिटी हो रहा है, तो ये जो जॉर्जिया है, ऊपर रशिया है और नीचे जॉर्जिया है। तो सबसे पहले आपको ये देखो साउथ ओसेटिया है, इसको रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। अबकाजिया, इस अबकाजिया को भी रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो ये रशिया के नीचे जॉर्जिया है और रशिया के इधर कौन में, वेस्ट में आपका यूक्रेन। तो यूक्रेन में 2014 में क्राइमिया को एनेक्स कर लिया और 2014 में ही जॉर्जिया का ये दो हिस्सा को, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ये लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो इनको रशिया ने अपने अंदर ले लिया। सो 2014 के बाद अब मामला 2008 के बाद बुचारेस्ट समिट के बाद ये सब चीजें होनी अब स्टार्ट हो चुकी। अब यूक्रेन क्यों रशिया के लिए मैटर करता है, ऑलरेडी नाटो का तो एक्सपेंशन हो ही रहा था, तो क्यों नहीं पहले किसी कंट्री के ज्वाइन करने पे रशिया ने अटैक किया, क्यों यूक्रेन के मामले में रशिया अब एकदम पैनिक आ गया कि अब अटैक करना ही करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूक्रेन फॉर रशिया। सो उसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स पे मैंने बात दिया। पहला, यूक्रेन वाज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में रशिया के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री था उस 15 रिपब्लिक्स में, वो आपका यूक्रेन था। इट वॉज हाईली पॉपुलस कंट्री, फुल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, वेरी मच अलाइन टू रशिया। तो अगर सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, अब सोचो ये सिंबॉलिक है थोड़ा, कि एक तो सोवियत यूनियन का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री रशिया था, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री यूक्रेन था। तो अगर यूक्रेन जैसा जो इतना इंपॉर्टेंट कंट्री सोवियत यूनियन का था, अगर वो नाटो को ज्वाइन करता, तो सोचो ये क्या रशिया के लिए एक तरीके का सुइसाइडल, मतलब एक तरीके से रशिया के लिए कितना ह्यूमिलिएशन की बात है कि आप जिस सोवियत यूनियन के चैंपियन थे
उसी का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री आज नाटो को ज्वाइन कर रहा है. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन वाला फीलिंग फॉर रशिया एंड स्पेशली फॉर पुतिन. सो इट वाज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस एंड पावरफुल ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक्स. इट वाज होम टू मच ऑफ द यूनियंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था सोवियत यूनियन का ये. तो इसीलिए सोवियत यूनियन का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री का ज्वाइन करना नाटो को, ये रशिया के सुपर पावर इमेज, रशिया के इंटरनेशनल प्रेस्टीज के लिए काफी ज्यादा खराब साबित होता. तो ये पहला मुख्य रीजन था, बिकॉज यूक्रेन वॉज द सेंट्रल पिलर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो वॉज वेरी मच डिट्रीमेंटल to Russia's international image. Then comes the Russians in Ukraine. Mostly Russia-speaking community in the East favored close ties with the Russia. ठीक है, मोस्टली रशिया स्पीकिंग कम्युनिटी इन द ईस्ट फेवर्ड क्लोज टाइज विद द रशिया, बिकॉज यूक्रेन के जो ईस्टर्न लोग हैं, जो ये यूक्रेन है आपका, जो ईस्टर्न लोग हैं, ये मोस्टली रशियन स्पीकिंग है. तो ये जो इधर के लोग रहते हैं, ये जनरली हमेशा चाहते थे कि हमें रशिया में ही आपको अपने आप को ज्वाइन करना है. देन कम्स द ब्लैक सी. तो ये देखो ब्लैक सी, ब्लैक सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे रशिया का ब्लैक सी फ्लीट है, मतलब यहां पे उसका नेवल शिप्स यहां पे स्टेशन होते हैं. तो आपको पता है रशिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ऊपर आपका आर्कटिक सी है, उधर तो पूरा बर्फ जमा हुआ है. तो अगर रशिया को सी में जाना है तो ब्लैक सी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और कल को अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता, तब तो रशिया का इधर ब्लैक सी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता. ठीक है, तो रशिया के लिए ब्लैक सी में अपना प्रेजेंस को इंश्योर करना, बिकॉज रशिया के पास कोई चारा नहीं है. अभी आर्कटिक सी पिघल रहा है, तो रशिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट बन रहा है. बट अभी रशिया का जो पूरा ट्रेड है, पूरा डिफेंस है, वो सब ब्लैक सी पे डिपेंड करता है. और अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता, तब रशिया के लिए इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. इसलिए सबसे पहले रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया. ये देखो, ये वाला पार्ट आपका क्राइमिया है ना, ये वाला पार्ट आपका क्राइमिया है. ठीक है, और यहीं पे आपका एक सिटी ऑफ सेवेस्टोपोल है. ये सेवेस्टोपोल पे आपका ब्लैक सी फ्लीट है. यहां पे रशिया का नेवी स्टेशन होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है आपको. और साथ ही साथ हमारे पास रशिया का यूक्रेन के पास काफी ज्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज भी है. दैट नेचुरल गैस है. आपको पता होगा यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा कोल डिपॉजिट है, यूक्रेन के पास लिथियम डिपॉजिट है. तो ऐसे बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स है हमारे पास यूक्रेन के पास. तो ये 4 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के मामले में वॉर करना सही समझा. पहला था कॉर्नरस्टोन द सोवियत यूनियन. रशियंस पॉपुलेशन यूक्रेन के ईस्टर्न एरिया में बहुत ज्यादा रहते थे. ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, बिकॉज रशिया इज अ लैंडलॉक कंट्री और यहां पे उसका ब्लैक सी फ्लीट भी रहता है. और यूक्रेन के पास काफी ज्यादा एनर्जी एंड रिसोर्सेज भी हैं. तो ये कुछ मैप है जिस तरीके से ये रशिया यूक्रेन वॉर अभी एडवांस हुआ है. तो ये पूरा जो ईस्टर्न हिस्सा है वो आपका रशिया ने यूक्रेन का ऑक्यूपाई कर लिया है. और ग्रेजुअली रशिया और ज्यादा यहां पे ऑफेंसिव अपने रिटेलिएशंस को बढ़ाया है. ठीक है, हाउ इट लेड टू वॉर. अब ये वॉर का रीजन क्या है, ये समझ में आ गया कि किस तरीके से कोल्ड वॉर के बाद नाटो का एक्सपेंशन हुआ, पुतिन पावर में आए. पुतिन को यह बात अच्छा लग नहीं रहा था. पुतिन को लग रहा था कि सोवियत यूनियन का जो ग्लोरी है, जो रशिया का ग्लोरी है, उसको रिस्टोर करना. और उसके विपरीत ये सब चीजें हो रही थी. नाटो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहे थे. लेकिन फाइनली जब बुचारेस्ट समिट में यह बात किया गया कि यूक्रेन और जॉर्जिया को भी इंक्लूड करना है, अब पुतिन ने कहा यूएस भैया अब आप बहुत ओवरस्टेप कर रहे हो. और उसके बाद फाइनली फिर 2014 में क्राइमिया को एनेक्स किया गया. 2008 में हमने जॉर्जिया में देखा, साउथ ऑसेटिया और अब्खाजिया को ऑक्यूपाई कर लिया गया. उसके बाद से अब ये जो गर्मा गर्मी है ये काफी ज्यादा बढ़ गया. लेकिन जो यूक्रेन का वॉर है, इसका अगर हम लोग टाइमलाइन देखें तो ये वॉर यूक्रेन वाला क्यों हुआ. तो अब देखो 2013 में सबसे पहले यूरो मैदान प्रोटेस्ट हुआ था यूक्रेन में. सो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पे कि हाउ दिस, मतलब ये टाइमलाइन कैसे है ये रशिया यूक्रेन वॉर का. तो सबसे पहले क्या हो गया आपका 2008 बुचारेस्ट समिट. उसके बाद सेकेंड इवेंट क्या हुआ, देखो 2013 में यूक्रेन में एक यूरो मैदान जगह है, वहां पे एक प्रोटेस्ट हुआ. और उस प्रोटेस्ट के बाद जो उस समय के यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, इनको हटना पड़ा, इनको रिजाइन करना पड़ा. और इसको रिप्लेस करके कौन है, पेट्रो पोरोशेंको. और ये जो विक्टर यानुकोविच थे, दिस पर्सन वाज अलाइंग टुवर्ड्स रशिया. बट नाउ आफ्टर दिस प्रोटेस्ट इट लेड टू हिज रेजिग्नेशन. और इनको रिप्लेस कौन किया, पेट्रो पोरोशेंको. एंड पेट्रो पोरोशेंको इज अ पर्सन हु इज वेरी मच क्लोज टू ईयू एंड नाटो. और इसी पोरोशेंको को आज व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इनको रिप्लेस किए हैं. और ज़ेलेंस्की इज अगेन वेरी मच क्लोज टू ईयू एंड नाटो. सो ये अब रशिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया
कि रशिया का अपना पर्सन जो था विक्टर यानुकोविच ये हट चुका था और एक वेस्टर्न अलाइन प्रेसिडेंट वहां पे बन चुका था। तो अब रशिया को समझ में आ चुका था कि दिस पर्सन विल बी सून और लेटर ज्वाइन नाटो। अब समझ में आ चुका था कि अब ये नाटो को ज्वाइन कर सकता है। इसलिए सबसे पहले रशिया ने क्या किया, हमारे पास क्राइमिया को एनेक्स कर लिया और जो डॉनबास रीजन है जो ईस्टर्न यूक्रेन का पार्ट था वहां पे भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को काफी ज्यादा प्रमोट किया। उसके बाद साथ ही साथ, ठीक है, तो ये आपको टाइमलाइन है। 2008 बुचारेस्ट समिट में सबसे पहली बार बात हुई। 2013 में यूरो मैदान प्रोटेस्ट के बाद प्रेसिडेंट चेंज हुए और अब रशिया को समझ में आ चुका था कि नाउ दिस प्रेसिडेंट माइट जॉइन नाटो एनी टाइम। उसके बाद 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया और जो डॉनबास रीजन है वहां पे भी इंस्टेबिलिटी को बढ़ाया। एंड देन फाइनली रिसेंटली क्या किया था, यूक्रेन का जो नाटो के साथ इन्वॉल्वमेंट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, आप देख सकते हो हमारे पास रशिया हेल्ड एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद द अलायंस फॉर यूक्रेन अलायंस। उसके बाद 2020 में इट बिकेम वन ऑफ द 6 एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर। तो नाटो का ये एक नाटो के 6 एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर्स हैं जो कि नाटो के काफी ज्यादा क्लोज हैं, उसमें यूक्रेन को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये देखो इस तरीके से पूरा टाइमलाइन हुआ। ठीक है, उसके बाद फिनलैंड की बात करते हैं। तो अगर आपसे मैं एक फिर से टाइमलाइन रिपीट कर देता हूं फॉर योर क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले क्या बात किया मैंने आपका, सबसे पहले मैंने बात किया कि ये पूरा रशिया यूक्रेन का क्राइसिस को कैसे हम लोग समराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विद कि ये भैया यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन और उसके बाद सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। उसके बाद नाटो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड किया। पुतिन को अच्छा नहीं लग रहा था, पुतिन वाज हैविंग सम प्रॉब्लम बट स्टिल पुतिन झेल रहा था बिकॉज पुतिन डिड नो दैट इट डिड नॉट हैव दैट इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड इट डिड नॉट वांटेड टू गेट इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ वॉर। बट फाइनली जब 2008 के बुचारेस्ट समिट में यूक्रेन और जॉर्जिया की बात आई, अब रशिया को समझ में आ चुका था कि थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए सबसे पहले उसने जॉर्जिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ाया और जब 2013 में सरकार बदल गई तो 2014 में सबसे पहले उसने क्राइमिया को एनेक्स किया, डॉनबास ईस्टर्न यूक्रेन में इंस्टेबिलिटी बढ़ाया। उसके बाद फिर ग्रेजुअली वो क्या करना चाहा, फिर जब फाइनली 2021 में उसने कहा कि देखो हम वॉर कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर जब आपको 2020 में जब रशिया ने लीगल गारंटीज मांगा 2021 में कि यूएस से आप पूछो कि आप लीगल गारंटी देते हो क्या कि नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा नाटो को, तो यूएस ने रिफ्यूज कर दिया कि नो बॉस, एवरी कंट्री सॉवरेन, एनीवन कैन ज्वाइन द नाटो। उसके बाद फिर साथ ही साथ जो यूक्रेन का नाटो के साथ जो रिलेशन है वो भी बढ़ रहा था। तो फाइनली 2022 में सब सारे ऑप्शंस बंद हो चुके थे, द दरवाजा फॉर डिप्लोमेसी वाज क्लोज्ड एंड देन फाइनली रशिया वेंट अहेड विद दिस वॉर। ठीक है, तो ये आपको टाइमलाइन थोड़ा समझना है। 2008, 2013, 2014, 2020, 2021, 2022 किस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा रिलेशन इवॉल्व किया है और क्या यूक्रेन का सिग्निफिकेंस था रशिया के लिए और कैसे ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ही चला रहा है अभी तक। उसके बाद फाइनली आपको पता है फिनलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया नाटो के एंट्री को। तो अगेन पता है 1340 लंबा किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ और ये काफी सिंबॉलिक था कि आपने अटैक किया नाटो के एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए और इसी समय फिनलैंड जैसा कंट्री जो एक काफी न्यूट्रल कंट्री रहा है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है, आज इसी पूरे वॉर में आपको चैलेंज करते हुए वो नाटो को ज्वाइन कर लिया है। सो फिनलैंड का ज्वाइन करना ऑब्वियस बात है। रशिया का रिएक्शन क्या है, रशिया ने कहा है कि अगेन रशिया विल टेक द काउंटर मेजर्स टू दिस एलिज्ड असॉल्ट ऑन इट्स सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो अब रशिया इसको भूलेगा नहीं, रशिया विल टेक द रिवेंज ऑफ दिस। फाइनली फिर हमारे पास ये देख सकते हो फिनलैंड का कितना लंबा बाउंड्री है। तो ये पूरा आपके पास 1340 किलोमीटर का ये बाउंड्री है वो होगा। कम टू इंडिया एंड यूक्रेन, अगर थोड़ा सा इंडिया का पर्सपेक्टिव हम लोग डालते हैं तो इंडिया यूक्रेन का क्या है। सबसे पहले अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो यूक्रेन का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सोचो इस पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में यूक्रेन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां आता है, इंडिया में। उसके बाद कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यूक्रेन से एक्सपोर्ट क्या आता है इंडिया में, सनफ्लावर ऑयल, फर्टिलाइजर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मशीनरीज। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है यूक्रेन को, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कॉफी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी। और साथ ही एग्जांपल देखो जैसे इंडिया बाइज रशिया स्टेल्थ फ्रिगेट, लेकिन इसमें मशीन किसका लगा हुआ है, यूक्रेनियन गैस टर्बाइन इंजन। तो अगेन डिफेंस के लिए आपका इंडिया का रशिया के ऊपर डिपेंडेंस तो है, लेकिन यूक्रेन से भी काफी ज्यादा क्रिटिकल मशीन हमारा उससे रेलेवेंस हो जाता है। तो ये कुछ रिलेशंस के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया का जो पोजीशन है इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में, अगर आपको इसको भी समझना है तो इंडिया का अगेन तुमको पता है पॉलिसी क्या है, नॉन अलाइनमेंट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सो इंडिया ने हमारा क्या किया, इंडिया का अगर मैं समराइज करूं कि इंडिया क्या कैसे रिएक्ट किया इस पूरे वॉर में, तो सबसे पहले क्या किया इंडिया ने
ये कहा कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर रोका जा सकता है तो वो एक ही तरीके से रोका जा सकता है, दैट इज थ्रू डिप्लोमेसी। बातचीत से इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट के द्वारा जितने भी रिजोल्यूशंस लाए गए थे उसको इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया ने कहा कि इन रिजोल्यूशन से क्या फायदा है, इससे आप और ज्यादा रशिया को प्रोवोक कर रहे हो, इससे ज्यादा और आप घी में आग में घी डाल रहे हो, इसका कोई जरूरत नहीं है। इस वॉर को रोकने का एक ही उपाय है डिप्लोमेसी। तो इन रिजोल्यूशंस के चक्कर में नहीं जाते हैं, इसलिए इंडिया ने सारे रिजोल्यूशंस को एब्सटेन किया, पहला। सेकंड, इंडिया ने इस पूरे वॉर में ग्लोबल साउथ का पर्सपेक्टिव रखा है। उस पर्सपेक्टिव से इंडिया ने रशिया को भी कहा और वेस्ट को भी कहा कि यार दोनों संभलो, आप लोग की सब चीजों से हम लोग सफर कर रहे हैं। फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, फर्टिलाइजर प्राइसेस, डेब्ट बर्डन, ये हम लोग को प्रॉब्लम झेलने को मिल रहा है। तो ये सेकंड पर्सपेक्टिव था इंडिया का कि इंडिया टुक द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। थर्ड, बट इंडिया ऐसा नहीं है कि रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया हो। जब भी रशिया ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किया, कुछ भी ऐसा किया, तो आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समरकंद डायलॉग में यह कहा रशिया प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कि दिस टाइम इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। तो ये तीन बेसिक पर्सपेक्टिव स्टैंड्स रहे हैं इंडिया के इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में। पहला, इंडिया हैज एब्स्टेन्ड फ्रॉम रिजोल्यूशन, रादर इंडिया हैज कॉल्ड फॉर डिप्लोमेसी। सेकंड, इंडिया हैज पुट फॉरवर्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल साउथ। थर्ड, India has tried to convince Russia that boss please stop because this time is not the time for war. So इस तरीके से इस पूरे वॉर में इंडिया ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रखते हुए, ग्लोबल पीस के बारे में बात करते हुए इंडिया ने अपने बातों को रखा। तो ये देखो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। वो तीन पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पे, अ सेंस ऑफ सेल्फ व्हिच व्यूज इटसेल्फ एज अ पोल इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम लोग ना ही आपके पोल में है, ना ही हम रशिया के पोल में हैं, रादर इंडिया अपने आप को एक अलग पोल मानता है, दैट इज द थर्ड पोल। और ये थर्ड पोल जो हम लोग अपने आप को कहते हैं, दिस पोल इज नॉट फॉर ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, रादर दिस पोल टॉक्स अबाउट ग्लोबल पीस, दिस पोल टॉक्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस पोल टॉक्स अबाउट वर्ल्ड पीस। सो ये जो पोल है ये आप लोग के पोल से अलग है, जो एक रशिया का पोल है, एक वेस्ट का पोल है। हमारा पोल जो इंडिया रिप्रेजेंट करता है, दैट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच ग्लोबल साउथ फेसेस। दिस पोल टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये आप पढ़ लेना, काफी अच्छा यहां पे पॉइंट रखा गया है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया? ऑब्वियस सा बात है, ठीक है आप इतना कुछ कह रहे हो, बट क्या वेस्ट आपकी बातों को मानेगा? क्या रशिया आपकी बातों को मानेगा? तो ये जो बैलेंसिंग आप करके रख रहे हो दो दुश्मनों के बीच में, उससे क्या इंपैक्ट होगा आप समझ लो। उसके बाद साथ ही साथ डिफिकल्ट टू गार्नर द सपोर्ट ऑफ यूएस एंड रशिया। तो अगर आप यूरोप के सिक्योरिटी चैलेंज में यूरोप को सपोर्ट नहीं किए, तो कल को मान लो चाइना आप पे अटैक करता है, तो किस तरीके से आप यूरोप को कह सकते हो? यूरोप भी कहेगा कि हम तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। तो आप समझ लेना, तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। साथ ही साथ इस पूरे वॉर की वजह से रशिया को जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है वो बढ़ेगा। यूएस का कमिटमेंट जो इंडो पैसिफिक में था उससे शिफ्ट होकर यूरोप की तरफ बढ़ेगा। तो ओवरऑल इन चीजों में इंडिया के लिए चैलेंजेस आपके उभर कर आ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस फॉर इंडिया, बट यस व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया कैन यूज इट सॉफ्ट पावर टू एंड द एस्केलेशन। इंडिया कैन यूज द प्लेटफॉर्म लाइक G20 एंड SCO टू एंश्योर कि डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहें, बिकॉज बातचीत से ही चीजों को रिजॉल्व की जा सकती है। अगर दोनों के बीच में बातचीत खत्म हो जाएगी तो इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और आपको पता है यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आई हुई है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले। व्हाट आर द क्वेश्चंस दे कैन आस्क? सो दीज आर द टू प्रोबेबल क्वेश्चंस, आई थिंक सो। इससे बाहर नहीं पूछेगा बीपीएससी। डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस, डू यू थिंक द रिलेशनशिप वाज इन डिक्लाइन? तो डिक्लाइन तो हो रहा है, यस करेक्ट, हमने बात की 3 पिलर्स कम हुए हैं, बट स्टिल जब तक चाइना रहेगा तब तक इंडिया को रशिया के साथ रिलेशनशिप निभाना ही पड़ेगा। तो ये पहला हो गया। सेकंड, रशिया यूक्रेन वॉर्स हैज सीन अ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। तो ये आप लिख देना, कोल्ड वॉर, बुचारेस्ट समिट 2013-14 वो पूरा लिख देना। हाउ इंडिया कैन प्ले अ रोल टू एंड द एस्केलेशन। सो दिस ऑलरेडी पॉइंट वी हैव डिस्कस कि सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी G20 SCO को यूज कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन था, बट काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे, मेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा यहां से क्वेश्चन। सो इसीलिए इस टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और मैं आपका जो है इस पूरे क्रैश कोर्स में आई एम सुजय एंड आई विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट, एंड साथ ही साथ आपके पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स को कवर करूंगा, एंड कुछ और भी टॉपिक्स को आई विल बी कवरिंग।
एंड बाकी फिर बाकी जो बाकी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपके बाकी टॉपिक्स को कवर कर ही रहे होंगे। सो आई होप कि आपको ये क्रैश कोर्स मजा आ रहा है। आप इसके आंसर्स लिख के भेजे, हमसे अपॉइंटमेंट ले, मैं आपका लाइफ टू लाइफ पेपर चेक करूंगा और आपको जितने भी काउंसलिंग की चीज सपोर्ट चाहिए दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग टू यू। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। इतना ही तो आपसे हम लोग मांग रहे हैं, और तो कुछ मांग ही नहीं रहे आपसे, ठीक है। सो आई होप कि आप इस चीज को एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट, keep your confidence high, we'll again meet with the next topic soon.